हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है बाल विकास, उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोगों के बाल विकास की 12वीं क्लास है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो 11वीं क्लास ना देखी हो तो उनको देख लीजिए जाके, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, नोट्स भी क्रम से बनाने और क्लास भी क्रम से ही देखना और रिविज़न भी क्रम से ही करते चलना है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको अवस्थाओं के बारे में पूरा डिस्कशन बहुत अच्छी तरीके से एक एक करा दिया था कि शैशवावस्था क्या होती है, बाल्यावस्था क्या होती है और किशोर अवस्था क्या होती है। तो आई होप कि आप लोगों को वहाँ से चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा और रिविज़न भी साथ साथ करते चल रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कुछ कारक होंगे जो विकास को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि विकास को कारक किस तरीके से प्रभावित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट्स ही बनाइए, साथ साथ बनाते चलिए। विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित इस प्रकार हैं, यानी जो विकास को यानी डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं कारक कौन कौन से हैं जो प्रभावित करते हैं वो निम्न प्रकार हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला आ रहा है वंशानुक्रम, यानी जो वंशानुक्रम होता है इसके माध्यम से भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। इसके बाद वातावरण, फिर आ रहा है शिक्षण एवं प्रशिक्षण, इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, फिर पाँचवा आ रहा है पोषण आ रहा है। ठीक, यानी वंशानुक्रम का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। मान लीजिए कुछ होंगे कुछ खूबियाँ या खामियाँ होंगी आपके पेरेंट्स में, तो आप लोगों के अंदर भी आ जाएंगे। ये क्या होता है, वंशानुक्रम इसको बोलते हैं, यानी इसको अनुवांशिकी भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग आता है वातावरण। वातावरण का मतलब होता है इन्वायरमेंट, यानी किस टाइप का इन्वायरमेंट है तो उसी हिसाब से क्या होगा, बच्चे की ग्रोथ होगी। इसके बाद शिक्षण एवं प्रशिक्षण, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पोषण, यानी शिक्षण एवं प्रशिक्षण, यानी किस तरीके से बच्चे को शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है, किस तरीके से उसकी जाँच पड़ताल की जा रही है, मतलब बच्चे को पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं कि नहीं ध्यान दे रहे हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इसके बाद पोषण, यानी जो उसके अंदर के पार्ट्स हैं उनमें क्या मतलब सही है सबकी नहीं है, किस तरीके से क्या हो रहा है। इसके बाद पोषण, यानी बच्चे को खान पान किस तरीके से दिया जा रहा है। ये सब क्या करते हैं, बच्चे के डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसलिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, इन सब में ध्यान देना चाहिए। इन सब में क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आता है वंशानुक्रम। तो चलिए ये वंशानुक्रम क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जिन लोगों ने बायो पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर इंटर में तो उन लोगों को ये चीज़ थोड़ा समझ में आ रही होगी, क्योंकि थोड़ा उसी से रिलेट करके है। जिन लोगों ने मैथ पढ़ा है तो उन लोगों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, इसको अच्छे तरीके से समझते चलें। बिल्कुल मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगी और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते भी चलना है। इसके बाद आ रहा हम लोग का वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम का अर्थ क्या होता है, समान के समान जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान भी वैसे ही होती है। वंशानुक्रम मतलब क्या होता है, समान का समान, यानी जिस तरीके से पेरेंट्स होते हैं तो बिल्कुल वही लक्षण क्या होते हैं बच्चों को मिल जाए, कुछ भी चेंजेस ना आए। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वंशानुक्रम। ठीक, मान लीजिए किसी के पेरेंट्स हैं उनको क्या है, मतलब कि जो पिता है तो उनको मतलब किसी काम में इंटरेस्ट हो, वैसे बच्चे भी उसी काम में मतलब बच्चों को इंटरेस्ट होने लगे। जिस तरीके से पेरेंट्स के गुण लक्षण हो उसी तरीके से बच्चे के पूरे कुछ भी चेंजेस ना हो, तो ये क्या होगा, वंशानुक्रम। तो यानी वंशानुक्रम का आप लोगों का अर्थ याद रखना है कि समान के समान, यानी जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान भी वैसे ही होती है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वंशानुक्रम। इसके बाद हम लोग के जो अगले मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं वो आ रहे हैं वुडवर्थ के अनुसार, यानी जो वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने क्या कहा, इनके बारे में जानते हैं। ये कह रहे हैं वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय व्यक्ति में उपस्थित थी। ये जन्म के समय नहीं बल्कि गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 महीने पूर्व व्यक्ति में पैदा हो जाती है। ये जो मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ, ये क्या कह रहे हैं वंशानुक्रम के बारे में, ये कह रहे हैं कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय व्यक्ति में उपस्थित होते हैं। ये सब ये जन्म के समय ये नहीं बल्कि गर्भाधान के समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में पैदा होते हैं। यानी जब बच्चा क्या होता है, माँ के पेट में होता है, तो होता है कि नहीं होता है, बच्चा 9 मंथ तक माँ के पेट में ही रहता है। तो वही कहा गया है कि जो वंशानुक्रम यानी जो माता पिता के लक्षण होते हैं, ऐसा नहीं कि जब बच्चा मतलब कि पैदा हो तब से स्टार्ट हो। वो क्या होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से जो पेरेंट्स के लक्षण होते हैं उस बच्चे में क्या होते हैं, आ जाते हैं। तो वही कहा गया कि वंशानुक्रम में सभी बातें आ जाती है जो जीवन का आरंभ करते समय व्यक्ति में उपस्थित थी। ये जन्म के समय ही नहीं बल्कि गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में पैदा होती हैं। यानी आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो लक्षण होते हैं माता पिता के वो बच्चे के क्या होते हैं, जब जैसे ही बच्चा माँ के पेट में होता है 9 मंथ तक रहता है तभी से माता पिता के जो लक्षण होते हैं, जैसा
माँ बिहेव करेगी, जो भी करेगी, तो बच्चे में क्या होता है, पूरा असर पड़ता है जाके। ऐसा नहीं है कि जब बच्चा मतलब कि जन्म हुआ है तब से पड़े, तब से नहीं होता। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से उसका क्या होता है, विकास की दर स्टार्ट हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि माँ को उस टाइम क्या रहना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से मतलब रहना चाहिए, ना ज़्यादा गुस्सा चिड़चिड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं बच्चे पर भी क्या होता है, पूरा असर पड़ता है जाके। तो यानी जो बच्चे की विकास की प्रक्रिया होती है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ये नहीं कि जब बच्चा जन्म हो तब से नहीं, जब बच्चा कहाँ होता है, माँ के पेट में होता है, यानी माँ के गर्भ में होता है, तभी से बच्चे के विकास की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले मनोवैज्ञानिक हम लोग के हैं जेम्स ड्रेवर, यानी जो जेम्स ड्रेवर नामक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या कहा है, ये कह रहे हैं कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। यानी क्या करेंगे, जो माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं, यानी माता पिता जो होते हैं पेरेंट्स, उनके कुछ शारीरिक होगा लक्षण, कुछ मानसिक होंगे। यानी मतलब मानसिक मतलब होता है सोचने का तरीका, यानी जो पेरेंट्स हैं तो उनके सोचने का तरीका क्या है, और शारीरिक का मतलब होता है वो शरीर से कैसे, लंबे हैं, नाटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, कैसा है। तो इन सब की जो विशेषताएँ होती हैं उनका क्या होता है, संतानों में असर पड़ता है। तो वही कहा गया कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम कहलाता है। ये जेम्स ड्रेवर नामक मनोवैज्ञानिक ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि माता पिता के जो शारीरिक लक्षण होते हैं और मानसिक लक्षण होते हैं उन्हीं का बच्चों में क्या होना, जानना ही क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। इसके बाद जो हम लोग के अगले मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं वो आ रहे हैं J.A. थॉमसन के अनुसार, यानी जो J.A. थॉमसन नामक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या कहा है वंशानुक्रम के बारे में। ये कह रहे हैं वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। यानी ये क्या कह रहे हैं, ये जो वंशानुक्रम होती है वो क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। यानी वंशानुक्रम के माध्यम से क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में मतलब सुविधाएं होती हैं कि जिस तरीके से माता पिता में लक्षण होंगे उसी तरीके से क्या होंगे, बच्चों में भी पढ़ते हैं जाके। तो वही कहा गया कि वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द हैं। यानी पेरेंट्स के जो लक्षण होते हैं वो किसमें पढ़ते हैं, जाके बच्चे में पढ़ते हैं। तो वही कहा गया है कि यही सब क्या है, मतलब कि सुविधा, मतलब सुविधाजनक का मतलब ये होगा कि पेरेंट्स अगर अच्छे होंगे तो बच्चे भी अच्छे होंगे। तो एक तरीके से क्या है, पेरेंट्स को भी अपने आप को क्या करना है, अच्छे तरीके से रखना है। कब, जब बच्चे का जन्म हो, तो इससे क्या होगा, बच्चा भी अच्छी तरीके से चीज़ों को उसी तरीके से मतलब हेल्प हो जाएगी। तो वही क्या होगा, वही उसी तरीके से बच्चा भी सब सीखेगा जैसा माँ उस टाइम बिहेव करेगी जब बच्चा कहाँ पे होगा, गर्भ में होगा। इसके बाद जो हम लोग के अगले मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं वो आ रहे हैं बेएंजा, यानी जो बेएंजा नामक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने वंशानुक्रम के बारे में क्या बताया। ये करे वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यानी वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात, यानी बच्चा कहाँ पे हो, जब उसका जन्म नहीं हुआ है माँ के पेट में तभी की, ये कह रहे कि वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यानी जब बच्चा कहाँ पर हो, माँ के गर्भ में हो, तभी उसके क्या है, पूर्ण विशेषताओं का योग है। इसके बाद करें कुछ लक्षण जो शारीरिक रूप से माता पिता में होते बच्चों में आ जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि जो कुछ लक्षण होते हैं वो शारीरिक रूप से माता पिता में आ जाते हैं। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी की माँ या पिता, किसी को भी ले लीजिए, मान लीजिए उनके कुछ बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम हो, किसी का कान कुछ हो, मतलब बनावट ना सही हो, किसी के आँख में कोई प्रॉब्लम हो, किसी के हाथ में, किसी के उंगलियों में, तो वो क्या होते हैं, बच्चों में भी असर आ जाते हैं। तो वही कहा गया कुछ लक्षण जो शारीरिक रूप से माता पिता में होते हैं बच्चों में भी आ जाते हैं। तो चलिए, आई होप कि आप लोग यहाँ तक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आप लोग क्या करे होंगे, प्रॉपर नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे। इसके बाद जो हम लोग के अब मतलब आ रहा है टॉपिक, वो आ रहा है वंशानुक्रम की प्रक्रिया। तो चलिए, वंशानुक्रम की जो प्रक्रिया होती है इसके बारे में जानते हैं। करें, एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले सभी गुणों को आनुवंशिकता कहा जाता है। यानी एक बच्चे को, यानी कोई बच्चा है, उसको माता पिता से विरासत में मिले सभी गुणों को आनुवंशिकता कहा जाता है। यानी पेरेंट्स हैं तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें बताया नहीं कि गुण होते हैं जो पेरेंट्स के, उसमें किस में आ जाते हैं, वो बच्चों में आ जाते हैं। मान लीजिए कोई बच्चे मतलब पेरेंट्स होंगे उनको दिखाई नहीं सही से दे रहा होगा तो बच्चे में क्या होगा, असर पड़ेगा जाके। तो वही कहा गया कि एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले जितने भी मतलब गुण हैं माता पिता से बच्चे को मिलते हैं तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता कहा जाता है। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। एक होंगे मतलब वुमेन, यानी कौन होंगी, लेडीज होगी। एक होंगे मेन, यानी कौन होंगे, जेंट्स होंगे। ये मतलब एक वुमेन का मतलब हो गया मम्मी हो गई और मेन का मतलब हो गया पापा हो गए। तो इनके जो वो होते हैं मतलब इनमें जो वुमेन होती है इसमें पाए जाते हैं एक क्या बोलते हैं, ओवम।
और जो ये होते हैं मेन यानी पर वो होते हैं पिता, इनमें पाए जाते हैं स्पर्म। दोनों लोगों के क्या होते हैं 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो मतलब जो लेडीज होती है उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो मतलब वो होते हैं जेंट्स उसमें भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। इसके बाद जब क्या होते हैं ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, ठीक, तो क्या बनता है जाइगोट बनता है। इसको क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तो इससे क्या बनता है इससे जाइगोट बनता है। यानी कितने टोटल बनेंगे जाके 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक। और यानी इन पेयर का मतलब होता है अगर जोड़े पूछा जाए तो फिर कितने हो जाएंगे 23 जोड़े। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए सॉरी, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मतलब कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं तो आप लोगों को बताना पड़ेगा 23 जोड़ी। अगर वैसे पूछ लिया जाए कितने होते हैं तो यानी 46 होते हैं, ठीक। और ये कब बनते हैं जब मतलब कि जब मेल और फीमेल दोनों की क्रिया होती है तो टोटल कितने बनते हैं 46 बनते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं फिर इससे क्या होता है, इससे फिर एम्ब्रियो का निर्माण होता है यानी भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक। अब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक। यानी जो मेल होंगे और फीमेल होंगे इनकी दोनों की क्रिया होगी तो इससे क्या बनेगा जाइगोट बनेगा, ठीक। यानी फर्टिलाइजेशन के माध्यम से क्या बनेगा जाइगोट। फिर जाइगोट से किसका निर्माण होता है भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण के निर्माण से फिर क्या होता है बच्चा बनता है, ठीक। तो इसका निर्माण होता है जिसमें क्या होता है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके बाद फिर क्या है आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर आ रहा है संयुक्त कोष यानी जाइगोट। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं ये जाइगोट क्या होता है। करें यह साइटोप्लाज्म का बना होता है, इसके नाभिक में न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं। यानी जाइगोट क्या होता है, करें कि ये साइटोप्लाज्म का बना होता है। यानी जो जाइगोट होता है वो किसका बना होता है साइटोप्लाज्म का बना होता है। इसके नाभिक में न्यूक्लियस होते हैं और इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी जो वो होता है जाइगोट ये किसका बना होता है, सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है कि जो जाइगोट होता है ये किसका बना होता है साइटोप्लाज्म का बना होता है। इसके जो नाभिक में क्या होता है न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक संयुक्त कोष यानी एक जाइगोट किसके बराबर होता है 46 गुणसूत्र के बराबर होता है। चलिए अब गुणसूत्र के बारे में जानते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं, इसमें आधे गुणसूत्र माता के और आधे गुणसूत्र पिता के पाए जाते हैं। यानी जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं जोड़ों में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया ना कि 46 होते हैं, लेकिन जोड़े में देख लिया जाए तो 23 जोड़े किस में होंगे पिता में होंगे, और जो 23 जोड़े होंगे वो किस में होंगे माता में होंगे। तो वही कहा गया कि गुणसूत्र हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं, इसमें आधे गुणसूत्र माता के और आधे गुणसूत्र किसके पाए जाते हैं पिता के पाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं अब टोटल होते कितने हैं जाइगोट 46 होते हैं, 46 क्राइमोसोम्स। इसके बाद जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं वो किसके होते हैं माता के होते हैं, और जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं वो किसके होते हैं पिता के होते हैं। अब यानी पेयर या अगर जोड़े पूछ लिया जाए तो टोटल कितने हो गए 23 क्रोमोसोम्स हो गए। इसके बाद नंबर ऑफ टोटल क्रोमोसोम्स ये होते हैं 46, ठीक। यानी 46 गुणसूत्र क्या होते हैं दोनों को मिला के। इसके बाद जो 22 गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं समान होते हैं, जिससे क्या कहते हैं आइटोसोम्स कहते हैं। यानी जो 22 गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं समान होते हैं, जिसको क्या कहते हैं आइटोसोम्स कहते हैं। इसके बाद जो 23वां क्रोमोसोम्स होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। यानी एक्स एक्स जो होगा वो गर्ल्स में होगा, और जो एक्स वाई होगा वो क्या होगा बॉयज में होगा, ठीक। यानी 22 गुणसूत्र तो बराबर होंगे, लेकिन जो एक होगा वो डिफरेंट होगा, जो 23वां गुणसूत्र होगा, ठीक। तो जो 23वां गुणसूत्र होता है उसी से निर्धारण होता है कि मतलब कि लड़का होगा कि लड़की होगी। ये किस में होता है जेंट्स में होता है, ठीक। इसका जो फादर होते हैं उसमें होता है एक्स वाई, ठीक। और जो मदर होती हैं उसमें क्या होता है एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। यानी जो मदर होती है उनमें कौन सा पाया जाता है एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, और जो फादर होते हैं उनमें क्या होता है एक्स वाई गुणसूत्र होता है। यानी 50% बॉय एक्स वाई और जो 50% गर्ल एक्स एक्स। यानी अगर लड़की एक्स एक्स है तो फिर क्या होगा लड़की होगी, अगर एक्स वाई है तो क्या होगा बॉयज यानी वो होगा मतलब लड़का होगा। इसके बाद पिता का जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है एक्स वाई होता है, और जो माता को होता है वो क्या होता है एक्स एक्स होता है। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। अगर पिता का एक्स गुणसूत्र है, ठीक, और माता का भी एक्स गुणसूत्र मिला तो इससे क्या होगा इससे गर्ल्स पैदा होगी, ठीक, क्योंकि एक्स यहाँ से भी हुआ एक्स यहाँ से भी हुआ। इसके बाद अगर पिता का वाई गुणसूत्र है और माता का क्या है एक्स है, तब क्या पैदा होगा तब बॉयज पैदा होगा, ठीक। तो
मतलब क्या आप लोगों को याद रखना है कि लड़की होगी या लड़का होगा, तो इसमें किसके डिपेंड करेगा, उसके मतलब फादर के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि लड़की के पास क्या है, माँ के पास एक्स एक्स गुणसूत्र हैं, और जो पिता होते हैं उनके पास क्या होते हैं, एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। तो लड़की होगी कि लड़का होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, इसका निर्धारण माँ नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा, पिता करेगा। आप लोगों ने देखा होगा समाज में कि दोष दिया जाता है, कि मतलब किसको दोष दिया जाता है। अब तो आज के ज़माने में तो ठीक है, मान लीजिए इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज के लोग थोड़ा क्या है, जागरूक हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, लड़की को ही दोष दिया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप लोगों मतलब अब समझदार बनिए, पढ़िए चीज़ों को कि इसका निर्धारण, क्योंकि लड़की के पास तो यक्स यक्स ही होते हैं, और जो यक्स वाई गुणसूत्र होता है वो किसके पास होता है, पिता का होता है, पिता के पास होता है। जब तक पिता से वाई गुणसूत्र नहीं मिलेगा तब तक मतलब क्या होगा, वैच नहीं होगा। अगर पिता का यक्स मिल रहा है और माता का भी यक्स मिल रहा है तो इससे क्या होगा, लड़की ही होगी। अगर पिता का वाई मिल जाएगा और माता का यक्स होगा तो इससे क्या होगा, वैच का निर्माण होगा। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि जो विकास के प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए एक बार मैं क्लास को आप लोगों को फिर से रिवीजन करा दे रही हूँ। आज की क्लास में मैंने आपको बताया विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार होते हैं। किस किस तरीके से मतलब विकास को प्रभावित करेंगे कारक। तो एक तो होता है वंशानुक्रम, एक होता है वातावरण, एक होता है शिक्षण एवं प्रशिक्षण। फिर जो चौथा आता है वो आता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। इसके बाद जो पाँचवा आता है वो आता है पोषण। यानी जो विकास को प्रभावित करेंगे कारक किसके माध्यम से प्रभावित होंगे, वंशानुक्रम के माध्यम से, वातावरण के माध्यम से, शिक्षण एवं प्रशिक्षण के माध्यम से, और अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से, और पोषण के माध्यम से। इन सब के माध्यम से क्या होगा, वातावरण को ये सब चीज़ें क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। इसके बाद हम लोग को जो आ रहा है वो आ रहा है वंशानुक्रम। यानी वंशानुक्रम क्या होता है, वंशानुक्रम का अर्थ के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। समान के समान जैसे माता पिता होते हैं उनके संतान भी वैसे ही होते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वंशानुक्रम। यानी जैसे माता पिता होंगे वैसे उनके बच्चे होंगे, तो इनका मतलब क्या होगा, समान के समान। इसको कहते हैं वंशानुक्रम। इसके बाद जो हम लोग मनोवैज्ञानिक आए वो आए वुडवर्थ के अनुसार, इन्होंने वंशानुक्रम के बारे में क्या बताया है। ये कह रहे हैं वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय व्यक्ति में उपस्थित थी। यानी मतलब कि जीवन का आरंभ करते समय किसमें उपस्थित थी, यानी व्यक्ति में उपस्थित थी। यानी जैसे व्यक्ति में लक्षण होंगे वैसे ही क्या होंगे, उनके माता पिता में, मतलब कि जैसे माता पिता में लक्षण होंगे वैसे उनके क्या होंगे, बच्चे में आ जाएंगे। ये जन्म के समय ही नहीं बल्कि गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में पैदा होता है। यानी क्या कहते हैं कि ये जो लक्षण होते हैं, ऐसा नहीं है कि जब बच्चे का क्या हो, जन्म हो तब से स्टार्ट हो, ये तो तब से स्टार्ट हो जाते हैं जब बच्चा कहाँ होता है, माँ के गर्भ में होता है। यानी माता पिता के लक्षण कैसे हैं, तो बच्चा जब माँ के गर्भ में होगा तभी से डिसाइड हो जाता है। ठीक, इसके बाद आ रहा है जेम्स ड्रेवर के अनुसार, यानी जो जेम्स ड्रेवर नामक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या कहा है। ये कह रहे हैं माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। यानी जो माता पिता होते हैं तो उनके जो शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं होती हैं, यानी शरीर से कैसे और मानसिक तरीका, मतलब कि सोचने का तरीका किस प्रकार से, तो ये जो सब विशेषताएं होती हैं तो ये सब क्या है, वंशानुक्रम के माध्यम से ये तो होता है, तो बच्चों में आ जाती हैं। तो यही जो परिभाषा बताई है किसने बताई है, जेम्स ड्रेवर नामक वैज्ञानिक ने बताया है। फिर इसके बाद जो हम लोग के अगले मनोवैज्ञानिक है वो आए J.A. थॉमसन के अनुसार। तो ये इन्होंने क्या बताया, ये करें वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। यानी ये क्या करें कि वंशानुक्रम के माध्यम से पीढ़ियों के, मतलब कि पेरेंट्स का बच्चों के द्वारा जन्म देना। तो वही कहा गया कि मतलब जिस तरीके से पेरेंट्स होंगे उसी वही लक्षण क्या होंगे, बच्चों में पढ़ेंगे जाके। तो इसके बाद वही कहा गया कि जो वंशानुक्रम संबंध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध बनाने के लिए सुविधाजनक शब्द है। ठीक, इसके बाद जो हम लोग के अगले मनोवैज्ञानिक है वो कौन है, B.N. झा। इन्होंने क्या बताया, ये कह रहे हैं वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्व योग है। कुछ लक्षण जो शारीरिक रूप से माता पिता में होते हैं बच्चों में भी आ जाते हैं। यानी कुछ लक्षण होंगे जो क्या होंगे माता पिता में होंगे वो किस में आ जाते हैं, बच्चों में आ जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वंशानुक्रम की प्रक्रिया के बारे में कि जो
वंशानुक्रम की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। करें एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले सभी गुणों को आनुवंशिकता कहा जाता है, यानी जो माता पिता में लक्षण होंगे वो बच्चों में आ जाते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है आनुवंशिकता। इसके बाद हम लोगों ने फिर जाना कि वुमेन मेन के बारे में, कि जो मतलब लेडीज होती है उसमें जो पाया जाता है एक वो होता है ओवम, और जो मेन होता है उसमें पाया जाता है स्पर्म, यानी दोनों में 23 मतलब क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 जेंट्स में भी होते हैं और 23 लेडीज में होते हैं। तो इन दोनों की क्रिया होती है जिससे जाइगोट बनता है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स इन 23 पेयर, यानी 23 जोड़े बोल दें या तो फिर 46 गुणसूत्र बोल दें। फिर जो फिर जाइगोट से फिर क्या बनता है, एम्ब्रो का निर्माण होता है। एम्ब्रो का मतलब भ्रूण का निर्माण होता है, इसी से क्या होता है, बच्चे का निर्माण होता है। ठीक, इसमें क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 या तो 46 मतलब गुणसूत्र बोल दो या तो फिर 23 जोड़े बोल दो। ठीक, इसके बाद आता है संयुक्त कोष के बारे में बताया मैंने आपको। जो संयुक्त कोष होता है इसको बोलते हैं जाइगोट। ये साइटोप्लाज्म का बना होता है, यानी जो जाइगोट होता है किसका बना होता है, साइटोप्लाज्म का बना होता है। इसके नाभिक में न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी जो इसके नाभिक में होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और जो इसके अंदर होते हैं वो क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक संयुक्त कोष यानी एक जाइगोट 46 गुणसूत्र के बराबर होता है। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स के बारे में, कि यानी जो ये गुणसूत्र होते हैं यानी क्रोमोसोम्स ये क्या होते हैं, तो गुणसूत्र हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं। इसमें आधे गुणसूत्र माता के और आधे गुणसूत्र किसके होते हैं, पिता के होते हैं। फिर मैंने आपको बताया जाइगोट के बारे में कि ये जो जाइगोट होते हैं इसमें कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 क्रोमोसोम्स माता के होंगे और 23 क्रोमोसोम्स किसके होंगे, पिता के होंगे। अगर जोड़ों की बात कर लिया जाए तो जोड़े में पाए जाएंगे 23, तभी तो 46 बन पाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 46 गुणसूत्र हो गए। इसके बाद जो 22 गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, और जो 23वां गुणसूत्र होता है वो डिफरेंट होता है कि नहीं होता है। तो वही जो 23वां गुणसूत्र होता है वही निर्धारित करता है कि बॉयज होगा कि गर्ल्स होगा। ये किस में डिफरेंट होगा, पुरुष में, उस तभी तो हो पाएगा ना उसमें, क्योंकि पुरुष में XY पाया जाता है और लेडीज में क्या होता है, XX होता है। इसके बाद जो 23वां क्रोमोसोम्स होता है उसी को बोल देते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी इसी से डिसाइड होता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। इसके बाद जो XX होते हैं वो गर्ल्स होंगे और जो XY होते हैं वो कौन होते हैं, बॉय होते हैं, यानी XX गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, लड़की में पाया जाता है, और जो XY गुणसूत्र होता है वो किसमें पाया जाता है, पिता में पाया जाता है, यानी बॉयज में पाया जाता है। तो अगर XY गुणसूत्र होगा तो फिर लड़का पैदा होगा, अगर XX गुणसूत्र है तो लड़की पैदा होगी। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। पिता और माता का क्रॉस मतलब किस तरीके से होता है, तो क्या पैदा होता है, जो पिता होते हैं उनमें पाया जाता है XY गुणसूत्र, और जो माता होती है उनमें क्या पाया जाता है, उनमें XX पाया जाता है। अगर पिता से X मिला और माता से भी X मिला तो फिर XX बनेगा, तो इससे क्या निर्माण होगा, गर्ल्स का निर्माण होगा। अगर पिता से Y मिला और माता से X मिला तो इससे XY मिलेगा, इससे क्या बनेगा, बॉयज का निर्माण होगा। अगर पिता से X मिला और माता से भी X मिला तो क्या होगा, लड़की होगी। अगर पिता से Y मिल गया और माता से X मिल गया तो क्या होगा, बॉय का निर्माण होगा। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स ही बना लिया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक, अब अगली क्लास से हम लोग नए टॉपिक को उठाएंगे और प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स ही बना लिया होगा। तो आप लोगों को जो वीडियो है दोस्तों तक शेयर करनी है जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ऐड हो तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।